चलो, वेरी गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में अपन ने मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत कुछ कवर किया था। सबसे पहले अगर याद हो तो अपन ने देखा था व्हाट इज नेशनल इनकम। फिर अपन ने देखा था कि नेशनल इनकम के बाद अपन ने देखा था इकोनॉमी को अपन ने बहुत सारे सेक्टर्स में डिवाइड किया था। वो 4 सेक्टर्स क्या क्या थे, कौन आता है और हर सेक्टर का क्या रोल है। फिर अपन ने देखा था व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फिर अपन ने देखा था व्हाट आर फैक्टर पेमेंट्स। ठीक है। फिर अपन ने देखा था नेशनल इनकम निकालने के लिए हमें 2 चीज जरूरी मालूम होना चाहिए। वो है एक डोमेस्टिक टेरिटरी एंड दूसरा रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ फैक्टर। तो जो भी फैक्टर है वो क्या हो सकता है, आइदर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। ठीक है। फिर अपन ने देखा था व्हाट इज नेशनल इनकम, मींस इनकम अर्न्ड बाय आवर रेसिडेंट्स आइदर इन डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी। फिर अपन ने देखा था डोमेस्टिक इनकम मतलब इनकम विच इज अर्न्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी आइदर बाय रेसिडेंट्स और नॉन रेसिडेंट्स। ठीक है। फिर अपन ने देखा था कि नेशनल इनकम को डोमेस्टिक में और डोमेस्टिक को नेशनल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। तो ये अपन वापस डिस्कस करेंगे, बट अपन आज अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अपन स्टार्ट करते हैं बहुत इजी टर्म से, दैट इज जीडीपी। आई होप सो सबको जीडीपी का मतलब मालूम है। ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ सबको जीडीपी का मतलब मालूम है, तो मैं खुद ही लिख देता हूँ। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसका मतलब तो सबको मालूम है, होता क्या है ये मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग द ईयर। मतलब किसी भी ईयर में उस इकोनॉमी में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ उसकी ग्रॉस वैल्यू, दैट इज कॉल्ड जीडीपी। ठीक है। तो याद रखना अभी जीडीपी हमें आगे काम आएगा। अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ध्यान से सुनना। किसी भी इकोनॉमी में कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब एनी एक्टिविटी which involves doing any activity with a motive to earn profit। ठीक है। तो हर इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। उस इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या क्या आता है, ध्यान से सुनना। उसमें आता है प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। और ये एक्टिविटीज कभी भी खत्म नहीं होती। कभी भी इकोनॉमी में ये एक्टिविटीज कभी खत्म नहीं होगी, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स। तो ध्यान देना, इस टॉपिक में हमें क्या करना है, नेशनल इनकम निकालना है। तो नेशनल इनकम हम कैसे निकालेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो ध्यान देना, जो भी इकोनॉमी है उस इकोनॉमी में जो इनकम है वो क्या करती है, डिफरेंट सेक्टर्स के बीच में फ्लो करती है। ठीक है। मतलब इनकम हाउस होल्ड्स एंड प्रोड्यूसर्स के बीच में फ्लो करती है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इनकम का फ्लो कैसे होता है वो अभी अपन पढ़ने वाले हैं। तो जिसको अपन क्या बोलेंगे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो देखो इकोनॉमी में इनकम कैसे फ्लो करती है। तो ध्यान देना, सबसे पहले इकोनॉमी में क्या होगा, गुड्स प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले एक्टिविटी कौन सी होगी, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ये गुड्स कौन बनाएगा, प्रोड्यूसर्स। मतलब फर्म्स गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ हाउसहोल्ड्स, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ध्यान देना, प्रोड्यूसर्स ने गुड्स बनाया। गुड्स बनाया किसकी मदद से, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो गुड्स बनाया है हमने, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज किया है, तो इसके बदले में हम क्या पे करेंगे उनको, कॉम्पेंसेशन, जिसे अपन क्या बोलते हैं, फैक्टर पेमेंट्स। तो जैसे ही प्रोड्यूसर्स ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कॉम्पेंसेशन पे किया, दैट इज फैक्टर पेमेंट्स, तो इकोनॉमी में क्या जनरेट हुई, इनकम। इनकम जनरेट हुई है, इसका मतलब इंडिविजुअल्स के हाथ में, हाउस होल्ड्स के हाथ में क्या आ गया, पैसा। इनकम जनरेट हुई है। अब बिकॉज उन्होंने फैक्टर्स प्रोवाइड किया है प्रोड्यूसर सेक्टर को, इन्होंने इनकम अर्न की है, तो अब इनको क्या है, भूख लगी होगी। भूख लगी है, इनके पास पैसे आ गए, तो अब वो क्या करेंगे, कंजम्पशन करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है उसका कंजम्पशन किया। तो जैसे ही हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा तो वो पैसा वापस किसके पास पहुंच जाएगा, प्रोड्यूसर के पास। तो देखो ये जो साइकिल है ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। साइकिल में क्या हुआ, सबसे पहले गुड्स प्रोड्यूस हुआ। गुड्स प्रोड्यूस हुआ किसकी मदद से, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर गुड्स प्रोड्यूस हुआ है तो उसके बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर ने हाउस होल्ड्स को क्या किया, फैक्टर पेमेंट्स दिया। फैक्टर पेमेंट्स दिया तो क्या जनरेट हुई, इनकम। अब इनकम जनरेट हुई होगी तो लोगों के पास क्या आ गया, पैसा।
अब पैसा आया है, उनको भूख लगी होगी तो वो खाना खाएंगे, खाना खाएंगे तो क्या होगा, दे आर स्पेंडिंग मनी ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो इकोनॉमी में क्या हुआ, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर होगा तो पैसा वापस हाउस होल्ड से किसके पास पहुंच जाएगा, प्रोड्यूसर के पास। तो इकोनॉमी में ये एक्टिविटीज हमेशा चलती रहेगी, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज कभी खत्म होने वाली नहीं है, ठीक है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, मींस हाउ इनकम फ्लोज फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर इन एन इकोनॉमी, ठीक है। तो देखा अपन ने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में देयर आर 3 फेसेस, 3 फेसेस कौन कौन सा है। फर्स्ट फेज में देयर वाज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, गुड्स प्रोड्यूस हुआ है तो उसके कारण क्या जनरेट हुई, इनकम। तो सेकंड फेज में इनकम जनरेट हुई, एंड इनकम जनरेट हुई है तो लोगों के पास पैसा आ गया, बिकॉज ऑफ दैट only they are able to spend that money for consumption of goods and services। तो इकोनॉमी में क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर। तो देखो there are 3 phases in circular flow of income, that is production, income generation and expenditure phase। हमें इस टॉपिक में क्या करना है, नेशनल इनकम निकालना है। तो देखो हर एक फेज से मैं क्या निकाल सकता हूँ, हमारी नेशनल इनकम कितनी है, ठीक है। तो नेशनल इनकम मतलब क्या होता है, जो भी हमारे रेसिडेंट्स ने अर्न किया है either in India और आउटसाइड इंडिया। तो अब तीनों फेज में से नेशनल इनकम कैसे आएगा वो अपन सीखेंगे। तो यहाँ पे नेशनल इनकम निकालने के लिए देयर आर 3 मेथड्स। वो 3 मेथड्स कहाँ से है, ये तीनों फेज से, प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर फेज। तो सबसे पहले मैं तुम्हारे स्टार्ट करा रहा हूँ विद इनकम जनरेशन फेज। ध्यान से सुनना, ये बहुत ईजी है, ठीक है। इनकम जनरेशन फेज से अपन क्या निकालने वाले हैं कि हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। तो ध्यान से सुनना, अगर मैं इनकम मेथड यूज करूं फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम तो कैसे करना है। तो इनकम मेथड में हमें क्या करना है, जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी फैक्टर्स, कौन कौन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। जितने भी फैक्टर्स हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो हर फैक्टर की जो फैक्टर इनकम है उसको ऐड कर दो। इकोनॉमी में या जितने भी रेसिडेंट फैक्टर्स हैं, ठीक है, जितने भी रेसिडेंट फैक्टर्स हैं उनकी फैक्टर इनकम्स को ऐड कर दो, यू विल गेट नेशनल इनकम। बट यहाँ पे ध्यान देना, अभी मैं कौन से फैक्टर्स को कंसीडर कर रहा हूँ, फैक्टर्स विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर फैक्टर रेसिडेंट्स भी हो सकते हैं और नॉन रेसिडेंट्स भी हो सकता है। तो अपन ने क्या किया, डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने भी फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, इनकी फैक्टर इनकम्स को ऐड किया। इनकी फैक्टर इनकम्स क्या होती है, ध्यान से सुनना। कैपिटल के बदले में क्या आता है, इंटरेस्ट। लेबर के बदले में क्या आता है, वेजेस, ठीक है। लैंड के बदले में क्या आता है, रेंट। और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के बदले में क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो मैं हर एक फैक्टर की फैक्टर इनकम्स को ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, हमारा डोमेस्टिक इनकम। क्यों, क्योंकि मैंने कौन से फैक्टर्स कंसीडर किए हैं, फैक्टर्स विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रेसिडेंट्स भी हो सकता है और नॉन रेसिडेंट्स भी हो सकता है। तो मैंने हर एक फैक्टर की फैक्टर इनकम्स, मतलब वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट और प्रॉफिट, फैक्टर इनकम्स को ऐड कर दिया। तो देखो हमें क्या मिल जाएगा, इनकम अर्न्ड बाय ऑल द फैक्टर्स विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। तो ये हमें क्या मिल गया, डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। तो डोमेस्टिक को नेशनल में कैसे कन्वर्ट करना है ये तो तुम्हें मालूम ही है। बट अभी अपन नेशनल इनकम निकालने के लिए इनकम मेथड में देखेंगे क्या फॉर्मूला है। अगर तुमको ये लॉजिक समझ में आया तो फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा। अगर लॉजिक मालूम है, फॉर्मूला जिंदगी भर नहीं भूलोगे। तो ध्यान से सुनना, इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या है। तो इनकम मेथड का फॉर्मूला है, सबसे पहले हमें पहला कंपोनेंट क्या लेना है, दैट इज कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। फर्स्ट इज कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, मतलब ये क्या है, वेजेस, ठीक है। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दिस इज योर फर्स्ट कंपोनेंट। एंड इसके बाद इसका सेकंड कंपोनेंट क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस। सेकंड कंपोनेंट इज ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। एंड ऑपरेटिंग सरप्लस को ध्यान देना, इसको फर्दर सब क्लासिफाई किया है। तो इसके अंदर 3 पार्ट्स हैं। वो 3 पार्ट्स क्या है, ध्यान से सुनना। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आएगा, प्रॉफिट। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आएगा, रेंट। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आएगा, इंटरेस्ट। तो ऑपरेटिंग सरप्लस के 3 पार्ट्स हैं। पहला है हमारा
दैट इज रेंट या रॉयल्टी, रेंट या रॉयल्टी, ठीक है। दूसरा इसका जो कंपोनेंट है वो है तुम्हारा, सेकेंड कंपोनेंट इज इंटरेस्ट, एंड एक और कंपोनेंट हमारा क्या है, प्रॉफिट, ठीक है। तो इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस। तो हमारा सेकेंड कंपोनेंट इज ऑपरेटिंग सरप्लस। तो देखो हमने क्या देखा था, फैक्टर पेमेंट्स को अपन ने, फैक्टर पेमेंट्स में अपन ने क्या देखा था, क्या क्या आता है, वेजेस। तो वेजेस के लिए देखो एक सेपरेट हेड बना है, दैट इज कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। फिर हमने एक सेकेंड कंपोनेंट लिया, दैट इज ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर बाकी की सब चीजें कवर हो गई। तो ध्यान देना, अगर मैं इन दोनों चीजों को ऐड कर दूं, इन दोनों चीजों को ऐड कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा डोमेस्टिक इनकम। हमें क्या मिल गया, हमारा डोमेस्टिक इनकम। एंड आई होप सो सबको याद है डोमेस्टिक इनकम को हम किससे डिनोट करते हैं। तो डोमेस्टिक इनकम को अगर हम डिनोट करते हैं तो उसके लिए अपन ने देखा था एक एग्रीगेट। तो वो एग्रीगेट क्या था, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। मतलब हमने फैक्टर्स की इनकम को ऐड किया। कौन से फैक्टर्स, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। कौन से फैक्टर्स, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। ये रेसिडेंट भी हो सकता है और नॉन रेसिडेंट्स भी हो सकता है। तो हमने डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने भी फैक्टर्स हैं उनकी फैक्टर इनकम्स को ऐड कर दिया, यू विल गेट डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पे एक चीज हमने इंक्लूड नहीं किया, वो क्या है, वो क्यों नहीं किया, और उसके लिए कंपोनेंट क्या है, ध्यान से सुनना। इसका लास्ट कंपोनेंट है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम मतलब इकोनॉमी में बहुत सारे इंडिविजुअल्स भी होते हैं, जैसे मैं एक छोटा सा पर्सन हूं, तो मैं अपनी इनकम को फैक्टर्स में डिवाइड नहीं कर सकता। जैसे मैं अगर बात करूं जेआईसी की, तो जेआईसी का ओनर कौन, इसका ओनर कौन, मैं, ठीक है। यहाँ पे लेबर भी कौन, मैं, ठीक है। यहाँ पे लेबर भी मैं, ठीक है। यहाँ का ये जगह किसकी है, यहाँ पैसा किसने इन्वेस्ट किया है, यहाँ पे पैसा किसने इन्वेस्ट किया है, मैंने। और यहाँ पे इसमें अब क्या बच गया हमारा, ये जगह किसकी है, ये प्रीमाइस किसका है, ये भी मेरा है, ठीक है। तो मेरी जो इनकम है, जेआईसी की इनकम है, उसको मैं अलग अलग फैक्टर्स में कैसे डिवाइड करूं, क्योंकि ओनर भी मैं, मतलब प्रॉफिट भी मुझे मिलना है, ठीक है। यहाँ पैसा मैंने लगाया, मतलब इंटरेस्ट भी मुझे मिलेगा। यहाँ पे पढ़ाता भी मैं ही हूँ, तो लेबरशिप मतलब वेजेस भी मुझे मिलेगी। एंड इसमें ये जगह भी मेरी है, इसका मतलब रेंट भी मुझे मिलेगा। तो मेरी इनकम को, इंडिविजुअल्स की इनकम को अलग अलग फैक्टर्स में डिवाइड करना मुश्किल है। तो अपन इंडिविजुअल्स की इनकम को क्या बोलेंगे, मिक्स्ड इनकम, ठीक है। इंडिविजुअल की इनकम को अपन क्या बोलेंगे, मिक्स्ड इनकम। बट अगर मैं कोई कंपनी की बात करूं तो कंपनी के केस में इनकम को बाइफरकेट करना बहुत ईजी है, ठीक है। मतलब उन्होंने कितना रेंट पे किया, कितना वेजेस पे किया, कितना इंटरेस्ट पे किया, एंड कितना प्रॉफिट वो ओनर्स को दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये मेजर कंपोनेंट्स को ऐड कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा, डोमेस्टिक इनकम, मतलब इनकम अर्न्ड बाय ऑल द फैक्टर्स विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। तो नेशनल इनकम का फॉर्मूला बहुत इजी है। पहले अपन मेजर हेड्स याद करते हैं, फिर अपन देखेंगे इन हेड्स के अंदर क्या क्या आता है, ठीक है। तो मेजर हेड्स क्या है, पहला मेजर हेड इज, फर्स्ट मेजर हेड इज compensation of employees, second major head is operating surplus, and third major head is mixed income. अगर मैं ये तीनों चीज को ऐड कर दूं, you will get domestic income, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम क्यों है, लॉजिक क्या बताया, बिकॉज आई एम कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर्स विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, और मैं डायरेक्टली फैक्टर्स की इनकम ऐड कर रहा हूं। तो इसीलिए जो हमें एग्रीगेट मिलेगा वो क्या मिलेगा, इनकम, वो भी किसकी, फैक्टर्स की इनकम। तो हमें एग्रीगेट क्या मिला, देखो एनडीपी, नेशनल प्रोडक्ट, सॉरी डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब आते हैं इसको फर्दर सब क्लासिफाई किया है। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को 4 सब हेड्स में क्लासिफाई किया है। 4 सब हेड्स क्या है, पहला है वेजेस इन कैश, मतलब जितना वेजेस मैं एम्प्लॉइज को पे कर रहा हूं कैश में। तो इसका फर्स्ट सब हेड क्या है, वेजेस इन कैश। हो सकता है कुछ एम्प्लॉइज को हमने वेजेस काइंड में पे किया है, इसका मतलब मैंने कैश ना देके मैंने उसे क्या किया, रहने के लिए घर दे दिया। मतलब मैंने उसको बोला एक काम कर, तू सैलरी मुझसे कितना ले, 40,000 रुपए पर मंथ, ठीक है, और रहने के लिए तू किराए में कहीं रहेगा, इससे अच्छा
इससे अच्छा 10,000 रुपए का तुझे रेंट देना पड़ेगा पर मंथ, तो वो किराया मैं फर्म पे कर रहा है, एम्प्लॉई को पे करना था, उसके बदले में फर्म पे कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉई। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, मैं एम्प्लॉई को 40,000 नहीं दे रहा हूँ, मैं 50,000 दे रहा हूँ, तो मैंने 40,000 रुपए तो उसको कैश दिया और उसको रहने के लिए क्या दे दिया, घर, या तो मैं घर दे रहा हूँ या मैं उस घर का क्या दे रहा हूँ, रेंट। तो सेकेंड पार्ट इज वेजेस इन काइंड, वेजेस इन काइंड, ठीक है, तो वो हमने ऐड कर दिया। इसके बाद थर्ड इसका कंपोनेंट है, ध्यान से सुनना, दैट इज एम्प्लॉयर्स। वर्ड पे ध्यान देना, मैंने वर्ड क्या यूज किया है, एम्प्लॉयर्स, नॉट एम्प्लॉइज। आई एम यूजिंग द वर्ड एम्प्लॉयर्स, contribution, employers contribution towards social security schemes, social security schemes। इसका मतलब क्या होता है पहले वो भी समझाता हूं, एंड इसको देखते हैं क्या इसको क्यों ऐड किया है। तो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का मतलब होता है एक एम्प्लॉई एक एज के बाद क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा। एक एम्प्लॉई एक पर्टिकुलर एज के बाद रिटायर हो जाएगा, एंड जब वो रिटायर हो जाएगा तो हो सकता है उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम ना हो। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, डिसाइड किया, जनरली क्या होता है, हमने जो भी अर्न किया है उसको अपन क्या कर देते हैं, स्पेंड कर देते हैं। तो जब कोई एम्प्लॉय रिटायर हो, उसके पास कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम होने वाला नहीं है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक स्कीम बनाई कि एम्प्लॉय की इनकम का कुछ पार्ट डिडक्ट करके हमें क्या करना है, कि स्कीम में डालना है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, ठीक है, प्रोविडेंट फंड में या कहीं पे भी हमें उसको क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, ताकि जब वो एम्प्लॉय रिटायर हो तो रिटायरमेंट के समय उसके पास लमसम उसको कुछ पैसा मिले, ताकि वो अपने आगे की लाइफ इजिली जी सके, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि एम्प्लॉय की जो भी सैलरी है उसका कुछ पार्ट डिडक्ट करके कहाँ डिपॉजिट करना है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में, ठीक है। एंड उतना ही अमाउंट एम्प्लॉयर को अपने एंड से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा टुवर्ड्स दैट सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, ठीक है। मतलब एक तो मैं उसकी सैलरी से कुछ पार्ट डिडक्ट करके दे रहा हूँ उसको, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। और एम्प्लॉयर को भी अपने एंड से भी उतना ही अमाउंट कंट्रीब्यूट करना पड़ता है उस स्कीम में। तो जितना मैं मतलब एम्प्लॉयर अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसका मतलब मैं सैलरी के अलावा कुछ और पार्ट उस एम्प्लॉय को दे रहा हूँ, मैं डायरेक्टली उसको ना देके उसके बिहाफ में सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में डिपॉजिट कर रहा हूँ। तो एक तरीके से ये भी मेरे लिए क्या है, सैलरी टू एम्प्लॉइज, ठीक है। तो इसके देखो अभी तक अपन ने 3 पार्ट्स देख लिए, पहला है वेजेस इन कैश, दूसरा है वेजेस इन काइंड, तीसरा है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, नॉट एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। मैंने एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं लिया, ध्यान से सुनना, क्योंकि एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन वेजेस इन काइंड, वेजेस इन कैश, वेजेस इन कैश में एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो हमें यहाँ पे अभी तक 3 कंपोनेंट्स मिल गए। अब इसका देखो चौथा सब पार्ट क्या है, ध्यान से सुनना, चौथा सब पार्ट है रिटायरमेंट पेंशन। रिटायरमेंट पेंशन मतलब एम्प्लॉयर ने और एम्प्लॉई ने एग्रीमेंट करते समय उन्होंने डिसाइड किया कि आज आप मुझे कम पैसा दो, जब मैं रिटायर होऊंगा तो उस समय मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम रहने वाला नहीं है, तो उस समय हर मंथ या ईयरली क्वार्टरली जैसा भी उन्होंने डिसाइड किया होगा, आप मुझे रेगुलर बेसिस पे कुछ अमाउंट पे करते रहना। आज आप मुझे कम दो, फ्यूचर में मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा दे देना। जो रिटायरमेंट के बाद मंथली, ईयरली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, जैसा भी एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई डिसाइड करें, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट पेंशन। तो आज उन्होंने डिसाइड किया है, आज वो कम पे करेगा, बट इन फ्यूचर रेगुलर बेसिस पे एक अमाउंट पे करेगा, जिसे अपन बोलते हैं रिटायरमेंट पेंशन। तो देखा जाए तो एक तरीके से ये भी एम्प्लॉयर के लिए क्या है, एम्प्लॉयर के लिए ये भी क्या है, एक सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉई, ठीक है। तो जो कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है उसको अपन ने 4 सब हेड्स में डिवाइड किया। 4 सब हेड्स क्या है, ध्यान से सुनना, वेजेस इन कैश, वेजेस इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स एंड रिटायरमेंट पेंशन। तो मैं अगर इन 4 सब कंपोनेंट्स को डिवाइड करूं तो हमें क्या मिल जाएगा, मेजर कंपोनेंट, दैट इज कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। फिर देखो इसका सेकंड सब हेड क्या देखा था अपन ने, ऑपरेटिंग सरप्लस।
तो ऑपरेटिंग सरप्लस को भी तीन हेड्स में डिवाइड किया था, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये जो प्रॉफिट है इसको भी फर्दर सब क्लासिफाई किया है तीन हेड्स में। वो तीन हेड्स क्या क्या है, ध्यान से सुनना। पहला है कॉर्पोरेट टैक्स। पहला हमारा है कॉर्पोरेट टैक्स, मतलब जो भी बिजनेस ने अर्न किया है उसका कुछ पार्ट हमें किसको देना है, गवर्नमेंट को, इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। ठीक है, उसके बाद जो भी बच गया वो हमारा प्रॉफिट, बट उसका कुछ ही पार्ट हम किसको देते हैं, ओनर्स को, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जितना फर्म ने अर्न किया है कि पूरा का पूरा मैं ओनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करूं। तो जितना हमने ओनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। डिविडेंड मतलब शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट जो कंपनी दे रही है उसको अपन क्या बोलते हैं, डिविडेंड। एंड डिविडेंड देने के बाद भी अगर कुछ बच गया तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स। उसको अपन क्या बोलेंगे, रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, तो अगर मैं ये तीन कंपोनेंट्स को ऐड कर दूं, रिटेन्ड अर्निंग्स, डिविडेंड और कॉर्पोरेट टैक्स, तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट में अगर मैं ऐड कर दूं इंटरेस्ट, प्रॉफिट में ऐड कर दूं रेंट, रॉयल्टी, तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, और ऑपरेटिंग सरप्लस कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में अगर मैं ऐड कर दूं मिक्स्ड इनकम, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, ये हमने अभी डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करना सीखा, कौन सी मेथड से, इनकम मेथड से। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज कराता हूं, ध्यान से सुनना। इनकम मेथड में हमें क्या करना है, जितने भी फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स की इनकम को ऐड करना है। कौन से फैक्टर्स, फैक्टर्स विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। तो ये रेसिडेंट भी हो सकता है और नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। तो मैंने डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी रेसिडेंट्स और नॉन रेसिडेंट फैक्टर्स ने अर्न किया है उसको ऐड कर दिया। तो हमें यहाँ पे जो एग्रीगेट मिलेगा वो एग्रीगेट क्या होगा, डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम को अपन किससे डिनोट करते हैं, NDP एट फैक्टर कॉस्ट। क्यों, क्योंकि मैं डायरेक्टली फैक्टर को जो इनकम मिला है, फैक्टर पेमेंट मिला है, फैक्टर इनकम मिला है, उसको ऐड करके क्या निकाल रहा हूँ, इनकम। तो हमें यहाँ पे जो वैल्यू मिली है, दिस इज योर डोमेस्टिक इनकम। क्यों डोमेस्टिक इनकम, क्योंकि हमने डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने भी फैक्टर्स हैं उनकी फैक्टर इनकम्स को हमने क्या किया, ऐड। ठीक है, तो इसमें हमारा फॉर्मूला क्या था, ध्यान से सुनना। देखो फैक्टर पेमेंट्स क्या क्या है, वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट और प्रॉफिट, इन्हीं को ऐड करना है। बट अपन ने क्या किया, वेजेस को बना दिया एक हेड जिसको अपन ने क्या नाम दिया, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। एंड बाकी की तीन चीज, इंटरेस्ट, रेंट और प्रॉफिट, उसको अपन ने सेकंड सब हेड में बना दिया, डेट इज ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, एंड इसके बाद अपन ने क्या किया, इंडिविजुअल्स की इनकम को अलग अलग हेड्स में बाइफरकेट करना पॉसिबल नहीं है, तो अपन ने उस इंडिविजुअल्स की इनकम के लिए क्या लिया, मिक्स्ड इनकम। तो अगर ये तीन मेजर हेड्स को मैं ऐड कर दूं तो यू विल गेट डोमेस्टिक इनकम। फिर अपन ने देखा कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कैन बी सब क्लासिफाइड एज wages in cash, wages in kind, employers contribution towards social security schemes। मतलब एम्प्लॉयर अपनी तरफ से कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में। फिर अपन ने देखा रिटायरमेंट पेंशन। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैंने वर्ड क्या यूज किया, रिटायरमेंट पेंशन, नॉट ओल्ड एज पेंशन, दोनों डिफरेंट है। रिटायरमेंट पेंशन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई के रिलेशनशिप के कारण उसको रिटायरमेंट पेंशन मिल रहा है। ओल्ड एज पेंशन क्या है, गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर एज के बाद जो भी लोग हैं उनको कुछ पेंशन पे करती है, तो वो होता है ओल्ड एज पेंशन। तो ओल्ड एज पेंशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ इनकम। क्यों, क्योंकि वो कोई सर्विस के बदले में नहीं मिल रहा है। बट यहाँ रिटायरमेंट पेंशन क्यों मिल रहा है, बिकॉज ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज। ठीक है, तो दिस इज कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। फिर अपन ने देखा ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में तीन हेड्स हैं, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। प्रॉफिट को अपन ने फर्दर सब क्लासिफाई किया एज कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, इन तीनों को अगर मैं ऐड करूं तो हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट में अगर मैं ऐड कर दूं इंटरेस्ट और ऐड कर दूं रेंट, रॉयल्टी, तो यू विल गेट ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में ऐड कर दूं मिक्स्ड इनकम एंड कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, तो यू विल गेट डोमेस्टिक इनकम, मतलब NDP एट FC। ठीक है, तो मैं ये मान के चलता हूं तुमको इनकम मेथड बनेगा, बट स्टिल अपन लेते हैं छोटा सा पॉज। जिसके जो भी डाउट्स है, नाउ यू कैन आस्क योर डाउट्स। चलो ध्यान देना, मैं अज्यूम कर रहा हूं तुम लोग को ये पार्ट समझ में आया। नेशनल इनकम निकालने के लिए देयर आर 3 मेथड्स।
तीन मेथड्स में से एक मेथड क्या है, इनकम मेथड, ठीक है। इसके ऊपर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे 4-5 क्लास के बाद। नेशनल इनकम का अपन ने एक मेथड आज कवर किया, दैट इज इनकम मेथड। इनकम मेथड्स के कंपोनेंट्स क्या है, तीन मेजर कंपोनेंट्स, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम। तीनों को ऐड करो, यू विल गेट नॉट नेशनल इनकम। इसमें से हमें क्या मिलेगा, डोमेस्टिक इनकम। एंड यू नो हाउ टू कन्वर्ट डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम में कैसे जाना है ये हमें मालूम है, ये हमने कल सीखा था कि डोमेस्टिक इनकम मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट से किस में आना है, नेशनल प्रोडक्ट में। तो डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम में आना है, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम में आना है। तो डोमेस्टिक से नेशनल में आने के लिए हमें क्या लगेगा, फैक्टर पेमेंट्स टू अब्रॉड एंड फैक्टर पेमेंट्स टू अब्रॉड एंड फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड। तो अगर तुम्हें डोमेस्टिक एंड नेशनल वाला कंसेप्ट मालूम है तो यू कैन इजिली फाइंड आउट हाउ टू कन्वर्ट डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम। तो याद है नेशनल इनकम अपन ने देखा था, इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर जो हमारे रेसिडेंट्स ने अर्न किया, दिस इज नेशनल इनकम। एंड डोमेस्टिक इनकम मतलब इनकम अर्न्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी बाय रेसिडेंट्स एज वेल एज नॉन रेसिडेंट्स। तो हमें डोमेस्टिक से नेशनल में आना है, इसका मतलब हमें ये एनआर हटाना है, मतलब दिस इज फैक्टर पेमेंट्स टू अब्रॉड हटाना है, मतलब माइनस करना है। एंड ये हमारे फैक्टर्स ने जो इंडिया के बाहर अर्न किया वो ऐड करना है। तो हमें क्या मिल जाएगा, नेशनल इनकम। तो डोमेस्टिक से नेशनल में आने के लिए हमें ऐड क्या करना है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हमें ऐड क्या करना है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। और हमें माइनस क्या करना है, हमें इसमें से माइनस क्या करना है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। तो हमें इन दोनों चीजों का एडजस्टमेंट करना है एंड वी कैन इजिली कन्वर्ट डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम। तो आज अपन ने इनकम मेथड कवर किया। उसके पहले मैंने तुमको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, दैट इज हाउ इनकम फ्लोज इन एन इकोनॉमी। एंड हमने देखा हर इकोनॉमी में तीन फेजेस होते हैं, एक है प्रोडक्शन फेज, दूसरा इनकम जनरेशन फेज एंड तीसरा एक्सपेंडिचर फेज। हर एक फेज से मैं क्या निकाल सकता हूँ, इकोनॉमी में इनकम कितनी प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। एंड इसके पहले अपन ने देखा था व्हाट इज जीडीपी। तो जीडीपी का मतलब मैंने बताया था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मींस वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। चलो तो आज अपन बस इतना ही रखेंगे। इनकम मेथड है, अपने एंड से तुम लोग अपने हिसाब से एक बार चार्ट बना के रखो। मैं तुमको कल सुबह तक या कल तक तुमको इसका पीडीएफ भेज दूंगा, अपने आप अपनी कॉपी में नोट्स बना लेना। रफ में एक बार, अभी कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेना, बिना देखे बनाने की कोशिश करना कि इनकम मेथड से हम कौन सा एग्रीगेट निकालते हैं और कैसे आता है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इनकम मेथड, ठीक है। तो आज के लिए बस अपन इतना ही रखेंगे। अब जो भी डाउट्स हैं, नाउ यू कैन आस्क योर डाउट्स।